चेक चेक साउंड चेक. प्रोजेक्टर HDMI लावून दे. अच्छा ह्याला कनेक्ट करू का? स्क्रीन होम सिनेमा आहे का इथला? इथला पासवर्ड नसेल माझ्याकडे. ठीक आहे. हँग झाला आता थांब. हँग का झालं याला? ए चलो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ऑल गुड टू गो क्या? बोलो जल्दी. हे भगवान. है सुबह सुबह मैगी खा रही है तू? हाँ. हाँ क्या? उनको इजी हो जाता है ना. आई डोंट नो, आई टेल यू. आई नो दैट बट वी हैव सम वर्क. ये किधर है? इसको हैंग क्यों हो गया मेरा आईपैड? हाँ आईपैड को क्या हो गया? Okay, fine. Let's start. So good morning dear students. Good morning to all the live streaming students. I hope you have joined. मैं चैट्स आपके सारे इस पे ही देखूंगी टेलीग्राम पे. सो ऑन टेलीग्राम आई विल बी रीडिंग योर चैट्स एंड लेट्स कंटिन्यू. है ना? आपको लेकिन 10 o'clock तक तो मैं ले ही सकूंगी लेक्चर. आई टेक इट 10, 10, 15. लेट्स सी हाउ वट एवर टाइम इट्स पॉसिबल. सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड. कल मैंने होमवर्क चेकिंग नहीं टेस्ट चेकिंग वाला पार्ट अपलोड कर दिया है. ओके इट हैज़ गॉट अपलोडेड ऑल्सो. एंड लेट्स डू पेंशन टुडे. सो ओपन पेंशन. Yes, so good morning. Let's open pension and let's start with pension today. Now pension दो प्रकार की होती है, commuted and uncommuted. Now what is commuted pension? Commuted pension means it's a lump sum pension. आपने आपका जो pension है lump sum part में ले लिया, आपने commute कर दिया उसको. क्या बोलते हैं उसको pension को? Lump sum pension or it is called as the commuted pension. इट इज़ अ लमसम पेमेंट इंस्टेड ऑफ पीरियडिकल. हर मंथ बाय मंथ आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं पीरियडिक पेंशन. सो मंथ ऑन मंथ मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पीरियडिक पेंशन. एंड दिस पीरियडिक पेंशन इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. अब ये जो पीरियडिक पेंशन होता है ये इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. सो दिस इज अ पीरियडिक पेंशन एंड पीरियडिक पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल. पीरियडिक पेंशन क्या होता है? इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. सो पीरियडिक पेंशन जो होगा वो क्या होगा बेटा? इट विल बी ऑलवेज फुली टैक्सेबल. करेक्ट. अब चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, पेंशन आप मंथ ऑन मंथ ले सकते हो या तो उसको एकदम लमसम में कन्वर्ट करके एक लमसम अमाउंट ले सकते हो. नाउ व्हेन आई कॉल इट इट इज़ अ लमसम पेंशन इज अ कम्यूटेड पेंशन. ऑफकोर्स अगर यही पेंशन लमसम गवर्नमेंट को मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. ओके. सो ये जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. आर यू ऑलरेडी गेटिंग ग्रेचुटी और यू आर नॉट गेटिंग ग्रेचुटी? ठीक है. नाउ आई टेल यू वन थिंग. ग्रेचुटी इज लाइक अ लॉयल्टी बेनिफिट. वाई? बिकॉज इफ यू लुक एट द ग्रेचुटी का फॉर्मूला इट इज़ लिंक टू द लेंथ ऑफ सर्विस. तो जिसने जितना ज़्यादा टाइम काम किया उसको ज़्यादा ग्रेचुटी मिलता है. तो ग्रेचुटी इज़ लाइक अ लॉयल्टी स्टफ. तो पेंशन आजकल तो ऑफकोर्स बहुत ही कम हो गया है. गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स वर गिविंग पेंशन. नाउ इवन दे आर नॉट गोइंग टू गिव. सो वेरी रेयरली यू विल फाइंड दिस पेंशन नाउ. जिनका ऑलरेडी है जैसे बैंक एम्प्लॉयज़ है उनको अभी जो मिल रहा है पेंशन वो कंटिन्यूड है. बट न्यू एम्प्लॉयज़ को पेंशन थोड़ा सा भी मुश्किल है.
So here understand commuted and uncommuted pension. Now government employee and non-government employee. Now non-government employee को दो parts है. Are you receiving gratuity or are you not receiving gratuity? Now pay attention, and maybe the logic is something like this that you can remember. If you are in receipt of gratuity, तो आपका exemption is only 1/3. 1/3 का मतलब है 33.33%. तो कितना exemption है आपका? 1/3. 1/3 is 33.33%. So 33.33% माने only 1/3 is exempt. 1/3 of total. If I am not receiving gratuity, मेरा exemption बहुत ज़्यादा है. 1/2 is almost 50%. तो मे बी आपको लर्न करने के लिए आप ऐसे रख सकते हो कि यार उसको दूसरा कोई रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेचुटी नहीं मिल रहा तो उसको ज़्यादा एग्जाम्शन दे देते हैं. सो इफ यू आर नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी तो आपको कितना एग्जाम्शन मिलेगा? हाफ, 50%. एंड इफ यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी तो आपका एग्जाम्शन कितना हो जाएगा? 33.33%. सो दैट विल बी ओनली 1/3. तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा. सो 1/3 एंड 1/2. करेक्ट. नाउ पेंशन अगर आपको यूएनओ से मिलता है तो एग्जम्प्ट होता है. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस. फैमिली पेंशन बाय फैमिली ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली को फैमिली पेंशन मिलने लगा तो वो एग्जम्प्ट होता है. फैमिली पेंशन क्या है हमें ऑलरेडी पता है, वी स्टडीड दिस इन आईओएस. फैमिली पेंशन इज अ पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉई. उन फैमिली मेंबर्स और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज नॉट देयर एंड दैट इज वाई दिस इज टैक्स्ड अंडर आईओएस. करेक्ट. सो इट इज़ रिसीव बाय द फैमिली मेंबर्स. तो ये कौन सा पेंशन हो गया? आपको दो प्रकार के पेंशन है. चलो फटाफट रिवाइज करो मेरे साथ. एक है कम्यूटेड और एक है अनकम्यूटेड. कम्यूटेड मतलब लमसम में लेना. ऐक ना, हे पण बंद कर, मला नको आहे फॅन. आणि माझा ना डबा असेल, ती बॅग असेल ना, इथे आणून ठेव ना. इथे ठेव. ऐक ना, हाईट है थोडीशी वाढव ना. येते तुला? मला थोडं वरती येतं का बघ तू. ठीक है. हाँ, अब देखो, इतना नहीं, तिकडनं स्क्रीनमध्ये स्क्रीनमध्ये कर, सिस्टममध्ये कर, म्हणजे ते होईल. ऑलराइट. सो पेंशन जो है फटाफट बोलो. चलो स्टार्ट करते वापस. पेंशन दो प्रकार के, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड. अब जो कम्यूटेड पेंशन है इट इज लमसम पेंशन एंड अनकम्यूटेड इज जो पीरियडिकली मिल रहा है, मंथ पर मंथ आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद. तो ये जो पर मंथ वाला पेंशन है ये क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो. लमसम का क्या होता है? अगर गवर्नमेंट है तो हाँ, तो गवर्नमेंट है तो फुली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट है तो डिपेंड करता है वेदर यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी और नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी. नाउ इफ यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी, अगर आपको ग्रेचुटी मिल रहा है तो आपको 1/3 ही एग्जाम्शन मिलेगा, और आपको अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो आपको 1/2 मिलेगा. 1/2 इज 50% एंड 1/3 इज 33%. राइट. सो वी अंडरस्टूड दिस. सो वील डू पेंशन के क्वेश्चंस. ऑफकोर्स अभी पहले मैं लीव सैलरी बताती हूँ, फिर हम पेंशन और लीव सैलरी वाले क्वेश्चंस कर लेंगे. आई होप आपने आपके होमवर्क क्वेश्चंस किए हैं क्या सैलरी के? आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे. कल मैं मोस्टली क्लास नहीं लूँगी, तो कल आपको मैं सैलरी का टेस्ट दूंगी. सैलरी के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चंस दूंगी, तो यू विल हैव टू सॉल्व दोस. ओके. तो ऐसा ही उसका सोल्यूशन भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, जैसे मैंने कल पीजीबीपी का कर दिया है. तो आज आपको कंपलसरी सैलरी लर्न करना ही है और आपको कल देना है सैलरी का टेस्ट. परफेक्ट. हाँ, अब देखना यहाँ पे लीव एनकैशमेंट. नाउ आई विल क्विकली टेल यू ये क्या होता है. ये एक्स्ट्रा लीव होती है आपकी. क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा लीव. और इसको बोलते हैं एक्सेस लीव. क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस लीव या एक्स्ट्रा लीव, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीव एट क्रेडिट. क्या बोलते हैं? क्रेडिट लीव भी बोलते हैं. लीव एट क्रेडिट मतलब बची हुई छुट्टी. आपको जितनी छुट्टी अलाउड है उससे बची हुई छुट्टी, इसको बोलते हैं लीव. फिर आप क्या करती है? एक्स्ट्रा लीव है. इस एक्स्ट्रा लीव को हम क्या करते हैं बेटा? एनकैश करते हैं. देन दिस इज कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट. तो हम ये एक्स्ट्रा लीव जो है क्या करते हैं? इसको एनकैश कराते हैं. देन दिस इज कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट. बराबर है क्या? नाउ हाउ डज इट हैपन? आई विल एक्सप्लेन यू क्विकली. आई टेल यू. देयर इज चमेली एंड देयर इज पुष्पा. ना दोनों को बोला गया कि आपको 1-2 days पेड लीव इज अलाउड. कितना पेड लीव इज अलाउड? 2 days पेड लीव इज अलाउड. हाँ, तो 2 दिन की पेड छुट्टी अलाउ होती है कि आपने 2 दिन छुट्टी ले ली तो भी आपकी सैलरी जो है वो कट नहीं होती. आपको जो है पूरे
महीने की सैलरी मिलती है, तो यू विल गेट व्हाट, सैलरी फॉर द कंप्लीट मंथ, राइट. सो ये होती है आपकी पेड लीव. बट व्हाट हैपेंस इज ना बेटा, सो चमेली इज़ वेरी सिंसियर, वो बीमार नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, उसको छुट्टी नहीं लगी, तो शी केम टू ऑफिस फॉर ऑल द 30 वर्किंग डेज, और जो भी वर्किंग डेज है. बट पुष्पा इज सेज नो नो नो, मुझे भी सेम ही सैलरी मिलने वाली, तो वो 2 दिन की छुट्टी ले लेती है. सो शी टेक्स 2 days ऑफ लीव. बट डू यू रियलाइज बोथ पुष्पा एंड चमेली विल गेट सेम सैलरी because company is allowing 2 days paid leave. Pushpa will take 2 days leave, Chameli will not take 2 days leave. She is very sincere and Pushpa says अरे सेम तो सैलरी मिलने वाला है, मुझे 2 दिन घूमने जाना है, मुझे 2 दिन आराम करना है, वगैरह वगैरह. नाउ what happens is eventually चमेली फिर भी ऐसा ही करने लगेगी बिकॉज वो देखेगी यार पुष्पा को उतनी सैलरी मिल रही है. तो इसीलिए कंपनी बोलती है नो चमेली डोंट वरी, यू अक्यूमुलेट योर लीव, विल एनकैश इट एंड दैट विल बी लीव सैलरी. तो हम आपको एक्स्ट्रा सैलरी देंगे विच इज कॉल्ड एज लीव सैलरी. तो मान के चलो तो यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज़ें होती है. जो एक्स्ट्रा लीव चमेली को मिलेगी, समटाइम्स शी हैज़ टू गो ऑन लीव, समटाइम्स शी हैज़ टू गो ऑन लीव. नाउ दिस हैपन्स, शी हैज़ टू गो ऑन लीव एंड दैट हैपन्स लाइक इन अ बैंक. यू हैव टू गो ऑन लीव, कंपल्सरी छुट्टी लेना मस्ट होता है. आप ऑडिट में पढ़ोगे, ये एक इंटरनल कंट्रोल का फैक्टर होता है. फ्रॉड्स कम होते हैं जब एम्प्लॉयज़ टाइम टू टाइम छुट्टी पे जाते हैं, उनकी जगह पे कोई और आके काम करता है, तो वो देखता है क्या सीन है, कैश आया है क्या क्या आया है, तो आप फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो आइदर चमेली को बोलेंगे तू छुट्टी जमा करती जा, इसको एक्यूमुलेट कर, और तुझे एंड ऑफ द ईयर तक ये छुट्टी लेनी पड़ेगी वरना लैप्स हो जाएगी, या इस छुट्टी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो चमेली बोलते हैं हाँ अगले साल मेरी शादी है तो आई नीड मोर लीव, सो ग्रेट. और चमेली कैन एनकैश द लीव. वी आर कंसर्न विथ लीव सैलरी एंड दैट इज लीव एनकैशमेंट. आपने जो एक्स्ट्रा छुट्टी है उसको एनकैश किया. ये जो लीव सैलरी है, बहुत बार कंपनीज आपको बोल सकती है कि यार तुम्हारी जो छुट्टी है, कंपनीज कैन टेल यू कि तुम्हारी जो छुट्टी है आप इसको एनकैश तुरंत ही करा सकते हो. ये जो आपकी छुट्टी आप क्या करा सकते हो, इसको एनकैश तुरंत ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हर 2 साल में कर सकते हो. तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर आपने इसको एनकैश किया तो इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल. सो लीव एनकैशमेंट इफ़ यू डू इट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सी हियर, इफ़ योर लीव इज़ नॉट अवेल्ड, आपने जितनी छुट्टी अलाउड है उतनी नहीं ली है, आइदर वो लैप्स हो सकती है, आइदर वो एनकैश हो सकती है एवरी ईयर, या इट कैन बी एनकैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ना उसका टैक्स ट्रीटमेंट सीखना है. अगर आप एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट करते हो, माने रिटायरमेंट के टाइम नहीं, हर 1 साल 2 साल में आपके पास जो भी एक्स्ट्रा छुट्टी आपकी कंपनी क्या करती है उसको एनकैश करती है, देन दिस इज लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो ये जो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. इफ़ यू डू दिस ऑन रिटायरमेंट, आप ये कब करते हो, एनकैशमेंट ड्यूरिंग रिटायरमेंट. तो यहाँ पे 2 मुद्दे होते हैं. एक, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये एग्जम्प्ट है. सो दीज आर फ्यू बेनिफिट्स दैट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज गेटिंग. देखा ना आपने, जैसे कि लीव एनकैशमेंट अगर आप रिटायरमेंट में लेते हो इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट. बट वही लीव एनकैशमेंट अगर आप नॉन गवर्नमेंट हो तो आपका एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ आता है आपका अमेंडमेंट. सो पहला है कि लीव सैलरी रिसीव्ड. सो फर्स्ट कितना एग्जम्पशन मिलेगा आपका जो है लीव सैलरी रिसीव्ड. दूसरा है 10 months एवरेज सैलरी. 10 months मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी होता है, 10 months मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी. सो व्हेन आई से 10 months एवरेज सैलरी का मतलब होता है 10 months मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी. थर्ड अमाउंट इट वॉज 3 lakhs, अभी 3 lakhs को कट करके इन्होंने 25 लाख कर दिया, तो अब लीव सैलरी का जो स्टैट्यूटरी लिमिट है इट हैज़ बिकम 25 lakhs. एंड फोर्थ, लीव एट क्रेडिट इन डेज डिवाइडेड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी. सो लीव एट क्रेडिट इन डेज माने आपको आपकी एक्स्ट्रा छुट्टी निकालनी है. एक्स्ट्रा क्रेडिट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा छुट्टी है. सो लीव एट क्रेडिट मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है. लीव एट, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लीव, एक्सेस लीव, लीव एट क्रेडिट, ये एक ही मीनिंग है. तो लीव एट क्रेडिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा लीव. तो आपकी ये जो भी एक्स्ट्रा लीव है, ओके, आपकी जो भी एक्स्ट्रा लीव है, इस एक्स्ट्रा लीव को हम लोग अगर आप डेज में कैलकुलेट करते हो, यू कैलकुलेटेड इन डेज, एक्स्ट्रा डेज में अगर आपने आपकी लीव कैलकुलेट करी उसको 30 से डिवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि फिर आपको मंथ मिलेगा. मंथ मिलेगा तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज सैलरी से. देन वी विल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एवरेज सैलरी. सो एक्स्ट्रा डेज की लीव डिवाइडेड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी. तो ये क्या होगा, ये होने वाली है आपकी
लीव एट क्रेडिट, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज सैलरी से, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया, सैलरी में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो मेरे साथ रिपीट करो, व्हाट इज लीव सैलरी, क्या हो रहा है, व्हाट इज लीव सैलरी, एक्स्ट्रा लीव को एनकैश किया, बोलो चलो व्हाट इज लीव सैलरी, एक्स्ट्रा लीव को एनकैश किया, आइदर आई कॉल इट एज लीव सैलरी और आई विल कॉल इट एज लीव एनकैशमेंट। कैन आई गेट दिस लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, yes, then it will be fully taxable. Can I encash it at the time of retirement? Yes. If I am a government employee and I encash it during retirement, it is going to be fully exempt. क्या होने वाला है ये, fully exempt होने वाला है। और अगर मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, I am a non government employee and I encash it during retirement, then fully exempt नहीं होगा, exemption थोड़ा मिलेगा, is least of the following। पहला जो लीव सैलरी मिला उतना, दूसरा 10 months मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी, तीसरा जो पहले 3 लाख था, ये अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 23 में, इसकी जो स्टैट्यूटरी लिमिट है हैज बीन इंक्रीज टू 25 lakhs। एंड फोर्थ इज लीव एट क्रेडिट इन डेज डिवाइडेड बाय 30 इनटू एवरेज सैलरी। अब ये फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स है, ध्यान से सुनना पहले। लीव एट क्रेडिट का मतलब होता है लीव अलाउड, आपको कितनी छुट्टी अलाउड है, मान के चलो साल में 30 दिन इनटू फिर आप कितने साल आपने काम किया, तो कितनी छुट्टी आपको कंपनी अलाउ कर रही है, माइनस छुट्टी आपने कितनी ले ली, छुट्टी अलाउड माइनस छुट्टी टेकन इज एक्स्ट्रा लीव। आपने ऑलरेडी बहुत छुट्टी ले ली है तो बॉस आपकी एक्स्ट्रा लीव बचेगी नहीं, आपको कंपनी शायद लीव एनकैशमेंट देगा ही नहीं। आपको लीव एनकैशमेंट तभी मिलेगा जब आपकी लीव अलाउड एंड आपका लीव टेकन में डिफरेंस है, आपकी लीव अलाउड ज्यादा है और आपकी लीव टेकन कम है। ध्यान में आ रहा है क्या? आप देखो यहां पे क्या होगा, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। फॉर लीव अलाउड इनकम टैक्स हैज अ सीलिंग ऑफ 30 days पर ईयर। अगर कंपनी आपको बोलती है नहीं तुम 40 days, कोई नहीं देता बेटा इतनी लीव, कोई नहीं देता इतनी पेड लीव, एक आध दिन ही पेड लीव अलाउड होती है प्रैक्टिकल रियल लाइफ में, तो आप बोलोगे अच्छा कंपनी के रूल्स के हिसाब से यू आर अलाउड 40 days ऑफ पेड लीव इन 1 year, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दिस। इसको वर्किंग करते वक्त, इनकम टैक्स का वर्किंग करते वक्त 40 को कट करेंगे एंड वील हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट टू 30 days। अगर कंपनी इज अलाउिंग यू ओनली 12 days लीव इन अ ईयर, तो वी विल ऑल्सो टेक इट एज 12 days बिकॉज इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 30 days। तो लीव अलाउड में कितना लिमिट है, 30 days इन अ ईयर एज पर इनकम टैक्स रूल। इफ कंपनी अलाउज यू मोर वी विल नॉट कंसिडर दैट मोर, इफ कंपनी अलाउज यू विद इन 30 days वी विल कंसिडर दैट। 30 days इज द कट ऑफ, इज द लिमिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान में आ रहा है क्या? फॉर लीव अलाउड इनकम टैक्स हैज अ सीलिंग ऑफ 30 per day. Consider completed number of years while calculating leave at credit. Okay, we'll understand this better when we do a question. Salary लेते वक्त basic plus DA if dot 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 का मतलब होता है if forming a part of salary for retirement benefits plus commission if received as a percentage of turnover. Average कैसे निकालेंगे? 10 महीने की सैलरी लेंगे, तो एवरेज सैलरी तो के लिए आपको पहले 10 महीने की बेसिक सैलरी लेनी पड़ेगी, बेसिक सैलरी, फिर आपको लेना पड़ेगा डीए ऑफ 10 months, कमीशन फॉर 10 months, ये सैलरी आएगी 10 महीने की, इसको डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको आएगा एवरेज सैलरी। यस, ध्यान में आ रहा है क्या सबको? यस, कम ऑन गो थ्रू दिस क्विकली, देन आई विल डू क्वेश्चन ऑन क्या बोलते हैं, एक बार फॉर्मूला जस्ट रिकैप कर दो। आई विल डू व्हाट नाउ, आई विल डू क्वेश्चन ऑन लीव सैलरी एंड पेंशन। फटाफट करो आप। एंड ओपन द क्वेश्चन ऑल्सो ना। पेंशन का करते हैं पहले, सो पेंशन का क्वेश्चन जस्ट ओपन कर लेना ना आप, एक सेकेंड। What page number? Go through this leave encashment and open the pension का question. What page number is the pension का question? पेंशन भी है, पेंशन बोलो कौन से पेज पे? 4th क्वेश्चन। नो, आई एम आस्किंग यू ऑल।
So read question number 4. What page number? So question number 4, page 68. पहला किसको मिला पेंशन? रीड इट आउट बेटा. रीड द क्वेश्चन. So Indian Economic Service means, are you government? Are you getting periodic pension? Is a monthly pension fully taxable? Yes, no? चेक करो. पीरियोडिक पेंशन इज अनकम्यूटेड पेंशन. क्या सीन है उसका? अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टैक्सेबल. कब रिटायर हुआ? August 31st. So let's write down. सैलरी क्वेश्चंस कहाँ? सो फर्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है ना, रिटायर्ड ऑन 31st August 23. तो आपको कितने महीने के लिए पीरियोडिक पेंशन जो मिल रहा है? पीरियोडिक पेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनकम्यूटेड पेंशन. जिसको हमने कम्यूट नहीं किया, जिसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, इट इज अनकम्यूटेड पेंशन. So what is that coming to? How many months? September से लेके मार्च तक 7 months. So write down 7 months into 10,000. 70,000 is going to be fully taxable. Periodic pension is always taxable whether government or non-government. Headline लिख दो ऐसा. Periodic pension is always taxable. एवरेज मंथली नहीं होता बेटा लवीश. एवरेज बोला तो इट इज ऑलवेज लास्ट 10 मंथ सैलरी डिवाइडेड बाय 10. इनकम टैक्स में एवरेज सैलरी का मतलब ही सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ डिवाइडेड बाय 10 होता है. फॉर्मूला में वैसा नहीं है लवीश. तेरे को वो लग रहा होगा फॉर्मूला में एवरेज 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 लिखा है तो कम ऑन नाउ. दिस मच वी शुड अंडरस्टैंड. यू आर नॉट लर्निंग टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम बेटा. ये एवरेज मतलब हम एवरेज निकालने के लिए हम लोग करने वाले. बेसिक सैलरी 10 महीने का, डीए 10 महीने का, या तो एवरेज निकाल 10 महीने का या 10 मंथ्स का निकाल के फिर डिवाइडेड बाय 10 कर दे. लविश वी ऑलरेडी नो व्हाट इज एवरेज सैलरी बेटा. चलो तो ये हो गया कि आपका लिख के. हाँ हेडलाइन लिखो. पीरियोडिक पेंशन दैट इज अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट. तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज टैक्सेबल. ध्यान में आ रहा है क्या सबको? पक्का ध्यान में आ रहा है दैट इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज टैक्सेबल. सेकंड, रीड इट आउट. कम ऑन टेल मी द सेकंड वन.
with effect from July 1st July 23 he gets okay एंड वो रिटायर कब हुआ? मैं कुछ लिख रही हूँ, आप चेक करो। और जून में उसको 19,000 मिला ना, चेक, दिस इज द फैक्ट्स। अब सुन के लेना, रेडी है क्या तुम लोग? अब सुनना, मैम इफ ही रिटायर्ड इन अगस्त देन व्हाई आर वी टेकिंग 7 months? काशवी, तो फिर हाउ वी विल कैलकुलेट? सितंबर टू मार्च पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता है। Good. I like that you all are helping each other and giving replies. That's fantastic. Government employee retires on 31st August 23, June में 19,000 per month. With effect from 1st July 23, 30% of the pension is commuted for 3 lakhs. बराबर है क्या? हाँ. अब आपको ध्यान से समझना और सुनना है। यहाँ पे क्या होता है? पहले तो वो रिटायर हुआ 31st मई को। 31st मई को रिटायर होने के बाद जून में उसका पेंशन है 19,000 पर मंथ। कितना पेंशन है? 19,000 पर मंथ। सो यहाँ जून में द पर्सन विल गेट 19,000 पर मंथ। नाउ व्हाट विल हैपन? समथिंग हैपेंड ऑन 1st जुलाई। 1st जुलाई को आपने कम्यूट कर लिया, आपने 30% ऑफ पेंशन मांग के ले लिया, लमसम में ले लिया। सो 30% ऑफ द पेंशन के बदले आपको कितना मिला? 3 lakhs। तो दिस 3 lakhs इज कॉल्ड एज द कम्यूटेड पेंशन। And now what will happen? This is commuted pension and 19,000 is uncommuted pension. अब आपने पूरा पेंशन कम्यूट किया क्या? नहीं। कितना कम्यूट किया? 30%। मतलब 70% यू विल स्टिल कंटिन्यू टू गेट। सो फ्रॉम जुलाई से लेके मार्च तक, ओके, तो हाउ मच इज दैट कमिंग टू? 6 months? नहीं ज्यादा, 9। हाँ, क्या रे ऐसे कैलकुलेट करती है तू? 6 months बोलते हैं, जुलाई टू मार्च काही पण बोलते हैं, जुलाई टू मार्च। नाउ जुलाई टू मार्च हाउ मच इज द टाइम? जुलाई टू मार्च इज गोइंग टू बी 9 months। नाउ फॉर 9 months, ये 9 months के लिए, फॉर दीज 9 months ही विल नाउ गेट 70% ऑफ 19,000। एंड व्हाट इज 70% ऑफ 19,000? 13,300। Now this you will get for 9 months, मतलब ये पर मंथ मिलेगा। अभी 2 मिनट, मैम ये 70 कहाँ से आया? ओ माई गॉड, ये देखो यहाँ से आया। 30% गॉट कम्यूटेड मीन्स 70% इज स्टिल अनकम्यूटेड। आपने 30% ले लिया एक साथ लमसम। अब आपको पहले कम्यूटेशन के पहले 19 मिल रहा था, अब आपने उसमें से 30% तो ले लिया, अब कितना मिलेगा? 70% मिलेगा। सो 30% कम्यूटेड, दैट इज 70% इज स्टिल अनकम्यूटेड। तो देखो टैक्सेबिलिटी देखो। अब आपका पीरियोडिक पेंशन कितना मिल रहा है? आपका जो पीरियोडिक पेंशन है जून में आपको कितना मिला? 19,000, ये जून का, प्लस अगले 9 months के लिए 9 months इंटू 13,300। ये 9 months कहाँ से आया? जुलाई टू मार्च। मेरे एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए। मैं एक मंथ, डेट सब कुछ लिख के दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ओरली और फटाफट कैलकुलेट कर रही हूँ। आई एम नोटिंग डाउन एवरीथिंग इन डिटेल। यहाँ से स्टार्ट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मार्च में you have retired. I'm explaining again for those who haven't understood. You have retired in the month of May. So after May you will start getting pension in June. ये देखो, ये सीक्वेंस में लिखा है, आपको देख के भी समझ में आना चाहिए। अभी ऐसा सीन होना चाहिए। मई में आप रिटायर हो गए हो, जून में आपको पेंशन मिलना चालू हो गया, आपको मिला 19,000। तब आपने नहीं सोचा था मुझे कुछ लमसम में चाहिए, तो मुझे जितना मेरा पेंशन आ रहा था 19,000 पर मंथ मिलते जाएगा। जुलाई में मैंने सोचा कि मुझे मेरा पेंशन को क्या करना है? कम्यूट करना है। सो 30% ऑफ द पेंशन को मैंने कम्यूट कर लिया। सो 30% के बदले मुझे कितना मिला? 3 लाख। तो अब गवर्नमेंट बोलेगी, हमने तुमको, एम्प्लॉयर बोलेगा 30% दे दिया, अब फिर से 19,000 नहीं मिलेगा जुलाई के बाद से। वो बोलेंगे 30% तुमने ऑलरेडी एक साथ लमसम ले लिया, अब 19,000 के बदले हम तुमको देंगे 13,300। सो वी विल गिव यू ओनली 70% नाउ।
सो ये जो पेंशन है अभी पीरियोडिक, दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। और ये कितना आ रहा है अमाउंट? 1 लाख नहीं रे, तो ऐसे बोलने का ना 1,38,700, 138 फिर वापस 387 बोल रही है। बोलच नाही, नंबर आहे, नंबर नंबर कसं म्हणतो आपण? कसं म्हणतो? 1,38,700 ऐसा बोलते बेटा, 138,700 ऐसा नहीं बोलने का, समझो क्या? हाँ, 138,700। उसके बाद क्या है? कम्यूटेड पेंशन। अब ये कम्यूटेड किसने लिया है? ये कम्यूटेड पेंशन किसका है? गवर्नमेंट का है। 3 lakhs, दिस 3 lakhs इज गोइंग टू बी फुल्ली एग्जम्प्ट। इट इज एग्जम्प्ट फॉर, इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। बरोबर है का? सही है क्या? देखो किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, आर वी डन? अगर वहां पे 31 जुलाई होता तो हम अगस्त से लेते। यस, 2 मंथ्स नहीं है बेटा, 31 मई को रिटायर हो गया ना, तो इसलिए 19,000 सिर्फ जून के लिए मिलेगा ना बेटा। ऐसा काय को करते तुम लोग? 2 मंथ्स नहीं, 1 मंथ जून, मई 31 को रिटायर हुए और जुलाई 1 को तुमने कम्यूट किया, तो जुलाई का अनकम्यूटेड पेंशन तो मिलेगा ही ना, तो जुलाई से मार्च। ठीक है, तो ये ऐसे ही आएगा। अब थर्ड वाला देखो, और कोई डाउट है क्या आपको? थर्ड पॉइंट, जस्ट रीड इट आउट। मैम डाउट क्या बोलती है ये? मैम डाउट बता, अच्छा नहीं डाउट बता रहे, ओके ओके, हाँ बोल क्या? ओके ना, फर्स्ट ही रिटायर्स इन दिसंबर 2018। डोंट थिंक दिसंबर ये वाला दिसंबर है, 2018 में रिटायर हुआ है। हमारा ईयर कौन सा है? PY 23-24। तो हमारा ईयर कौन सा है? PY 23-24। सो द ईयर दैट वी हैव टू कम इज इन 23-24। अब 23-24 में हम क्या हुए? ये क्या हुआ है? रिटायर हुआ है ना, नहीं 2018 में रिटायर हो चुका है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द पेंशन दैट ही इज गोइंग टू गेट। अब जो पेंशन मिलने वाला है वो कब से मिलने वाला है? PY 23-24 में अपने को पेंशन मिलने वाला है, पूरे साल का मिलेगा, लेकिन 28 फेब को वो उसकी डेथ हो गई, तो ही विल गेट पेंशन ओनली फॉर 11 मंथ्स। हाँ, अगर उसकी कंपनी में पॉलिसी होगी कि डेथ के बाद हम फैमिली को भी पेंशन, आजकल तो पेंशन मिलता नहीं है, फॉरगेट फैमिली पेंशन, बहुत रेयरली होता है। LIC वगैरह आई रिमेंबर यूज टू गिव, तो LIC के केस में वो व्यक्ति के डेथ के बाद भी फैमिली को पेंशन मिलता था। तो अब देखना यहाँ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे सीधा आपको लेना है 11 मंथ्स। कितना लेना है आपको? 11 मंथ्स, बराबर है ना? ओ बरोबर है ना,
तो 11 मंथ्स इंटू कितना पेंशन मिल रहा है उसको? 1210. So that is how much? 13,000. Yes, so this is going to be fully taxable. किसी को भी मिलने दो, this is going to be fully taxable. करेक्ट है क्या? ये व्यक्ति मर गया, उसका रिटर्न फाइल होता है इन हिज नेम ओनली एंड हिज लीगल हेयर विल साइन द रिटर्न because for 11 months it is his income only. Even if he dies, he has already earned the income for 11 months. So for his income, his legal heir will have to sign the return. तो जब आप आर्टिकलशिप वगैरह भी स्टार्ट करोगे तो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे उस डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, फिर उस लीगल हेयर को हम ऐड कर सकते हैं, देन दैट लीगल हेयर विल साइन ऑन द रिटर्न. समझ में आ रहा है क्या सबको? यस. चलो फोर्थ वन. 1 मंथ मिला ही नहीं बेटा उसको, कौन देगा? हाँ, नहीं मिलेगा. आपने अगर पीरियोडिक ही लिया है तो जब तक आप जिंदा है तब तक ही मिलता है ना पेंशन. यस. आगे पढ़ना. कौन सा पेज नंबर बोलो मुझे? 60. ओके. नो सागर जो है, ध्यान से आप आपके रीड इट फॉर योर सेल्फ. सागर वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो तो आई विल सॉल्व द सागर वाला पॉइंट. इट्स द डी पॉइंट एक्चुअली. ठीक है. पढ़ लिया आपने? तो सागर के केस में आपको क्या बोला है? फर्स्ट, सागर रिटायर्ड ऑन, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन 1 अक्टूबर 23. तो सागर कब रिटायर हो गया? 1 अक्टूबर 23 को. ना सागर रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 23. उसके बाद ही स्टार्टेड गेटिंग पेंशन. तो अक्टूबर से उसको पेंशन मिलेगा, अक्टूबर के महीने का. ही विल गेट पेंशन फॉर, देखो क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन. मैम आप जैन तक ही क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 1 फेब को कुछ हुआ, आपको सीक्वेंस में जाना है. अब भी पता है क्या, क्वेश्चन में आपको सारी इंफॉर्मेशन आगे की भी दी जाती है, बट रियल लाइफ में कैसे होता है, आपको पहले अक्टूबर में जाना पड़ेगा, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, फिर जैन में, और फिर 1 फेब को आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे कम्यूट करना है बीच में. बराबर है क्या? हाँ. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, कितना पेंशन मिलेगा आपको? 5,000 पर मंथ. सो 5,000 पर मंथ के हिसाब से कितना है? 4 मंथ. सो हाउ मच इज दिस पेंशन? 20,000. व्हाट इज दिस पेंशन? दिस इज पीरियोडिक, जिसको आपने कम्यूट नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया लमसम में. अनकम्यूटेड बोलते हैं इसको. कम्यूट नहीं किया. कम्यूट करना मतलब लमसम में टोटल लेना, ज्यादा अमाउंट एक साथ लेना. ठीक है. तो आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन के लिए क्या किया? 5,000 पर मंथ इंटू 4 मंथ, सो दैट कम्स टू 20,000. अब व्हाट हैपेंड ऑन 1 फेब? ऑन 1 फेब व्हाट हैपेंड ऑन 1 फेब? 1 फेब को उसने क्या किया? 1 फेब को उसने 60% ऑफ हिज पेंशन ही गॉट कम्यूटेड फॉर 3 lakhs. तो 1 फेब को क्या हुआ? 60% पेंशन, 60% पेंशन कम्यूट हुआ. इट गॉट कम्यूटेड फॉर हाउ मच प्राइस, हाउ मच वैल्यू? 3 lakhs. बट 60% कम्यूट हो गया, विच मीन्स 40% इज स्टिल अनकम्यूटेड, is still uncommuted. So 1st Feb and for Feb and March
अभी भी आपको पेंशन मिलेगा क्योंकि आपने पूरा नहीं ले लिया। आपने 100% कम्यूट कर लिया होता, लमसम में पूरा ले लिया, तो फेब और मार्च में आपको कुछ नहीं देते, बट आपने पूरा कम्यूट किया क्या? नहीं। आपने कितना कम्यूट किया? 60%। यू कम्यूटेड ओनली 60%. So 40% you will still continue to get. So for Feb and March, you will continue to get 40% of 5,000, which is 2,000 per month. So 2,000 into 2 months. So that is 4,000. So now do you realize that your uncommuted pension is 20,000 plus 4,000, which is 24,000, and this is going to be fully taxable. ये कुछ भी हो जाए, ये वाली पेंशन जो पीरियोडिक मिलती है, मंथ ऑन मंथ मिलती है, दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. ये जो पीरियोडिक पेंशन है मंथ ऑन मंथ मिलती है, ये क्या होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. ध्यान में आ रहा है क्या सबको? पक्का ध्यान में आ रहा है? आली का? बरं मग तू सांगशील तेव्हा मी येते. हाँ नहीं, मुझे जस्ट एक 10 मिनट नीचे एक काम है, तो वन पर्सन इज गोइंग टू कम. सो व्हेन शी कम दैट टाइम 10 minutes आई गिव यू अ ब्रेक एंड आई कम बैक. सो अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा? 24,000. विल दिस अनकम्यूटेड पेंशन बी फुल्ली टैक्सेबल? यस, दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. ध्यान में आ रहा है क्या ये सबको? यस. अब देखते हैं इसका कम्यूटेड. अब कम्यूटेड में इन्होंने बोला है दो सिचुएशन में सॉल्व करो. अनकम्यूटेड तो किसी भी हाल में ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. ना अनकम्यूटेड पेंशन क्या होने वाला है? अनकम्यूटेड पेंशन के लिए उन्होंने ए और बी दिया है. ए, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ना एक एक करके हम देखते हैं. कम्यूटेड पेंशन कितना है? 3 lakhs ना. अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट ऐसे लिखते हैं. आंसर एबीसी में पूछा तो हम भी एबीसी में आंसर करने का, एग्जामिनर को ढूंढने मत लगाओ. तो देखो आंसर देते वक्त मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी. ए, इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो चलो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले तो जो पेंशन टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल पेंशन विल बी 24,000. बरोबर है का? हाँ ना, क्योंकि वो पीरियोडिक है. एंड कम्यूटेड पेंशन जो 3 लाख का होगा वो क्या होगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा. सो कम्यूटेड पेंशन क्या हो जाएगा? 3 lakhs का. दिस विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट क्योंकि क्या है? ये कम्यूटेड है. अब बी उन्होंने पूछा है कि सागर जो है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है. सागर कौन है? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय. प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय. And they have said he received gratuity and he receives, क्या मिलता है उसको? ग्रेचुटी. अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? लेट अस सी. नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो टैक्सेबल पेंशन है 24, वो तो होने ही वाला है, वो तो सबके केस में टैक्सेबल है. पीरियोडिक तो हमेशा टैक्सेबल होता है. सो दैट इज 24,000. अब मुद्दा आता है कम्यूटेड का. अब कम्यूटेड पेंशन आपको मिला कितना? 3 lakhs. अब एग्जम्प्ट कितना होगा? 1/3 ऑफ, आओ बिकॉज वाई? बिकॉज यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी. सो 1/3 ऑफ टोटल. नाउ पे अटेंशन, वेट एंड अंडरस्टैंड हियर. What is total pension? For 60% of the pension, you got 3 lakhs. Therefore, 100% मतलब total pension के लिए कितना? You have to cross multiply. So, your total pension is कितना आया? 5 lakhs. तो ये 5 lakhs क्या हो गया आपका? टोटल पेंशन. अब उसका 1/3 of 5 lakhs. तो कितना एग्जम्प्ट होगा? 1,50,000. नहीं, कितना? सॉरी 1,66,667. बरोबर है का? क्या हो गया? हाँ, तो टैक्सेबल कितना होगा? 1,33,333.
सो टैक्सेबल पेंशन कम्यूटेड अभी पूरा एग्जाम नहीं होगा, तो दो चीजें टैक्सेबल होगी, 133 एंड ये 24 इफ यू आर रिसीविंग ग्रेचुटी. नाउ इफ यू आर नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी, इंस्टेड ऑफ 1/3 1/2 विल बी एग्जाम्ड. सही है ना? मुझे ऐसे मतलब ऐसा हो रहा है ना सैलरी में, मुझे ऐसा लग रहा है और 3-4 क्वेश्चंस और, ये तो होमवर्क के लिए दिए बट और 3-4 क्वेश्चंस देना है. मतलब वही टेस्ट है आपके, कल टेस्ट के फॉर्म में आप दे देना, है ना? मतलब वो एडिशनल प्रैक्टिस ही हो जाएगा ना आपका. तो आई विल पिकअप मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस या मेरे रेगुलर क्लास के कुछ क्वेश्चंस है और वो आपको देती हूँ मैं. अब यही सी, अगर सागर is a private sector and he does not get gratuity beta, and he does not get, और उसको क्या नहीं मिलता? ग्रेचुटी नहीं मिलता. एंड ही डज नॉट गेट ग्रेचुटी, देन पहला जो टैक्सेबल पेंशन होगा वो क्या होगा? वो 24,000, क्योंकि वो पीरियोडिक है. दैट इज द टैक्सेबल पेंशन विच इज 24,000. ये तो टैक्सेबल ही होने वाला है. अब दूसरा जो है वो क्या होने वाला है? कम्यूटेड पेंशन. अब कम्यूटेड आपको मिला कितना? 3 लाख. लेस एग्जाम्ड कितना होगा? आर यू गेटिंग ग्रेचुटी? नो. तो आपको ज्यादा एग्जाम्शन मिलेगा. 1/2 इज 50, सो यू विल गेट 1/2 ऑफ टोटल. एंड टोटल हमने ऊपर कैलकुलेट किया विच इज कमिंग टू 5 लाख. तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा 2,50,000. देन 50,000 बैलेंस, दिस विल बी टैक्सेबल. ध्यान में आ रहा है क्या? देखो आपके ये 50,000 टैक्सेबल है और इधर 24,000 टैक्सेबल. इज दैट ओके? ओ यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. सी प्लीज अंडरस्टैंड, ये फास्ट ट्रैक है तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर पाती हूँ. रेगुलर क्लास में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. इनफैक्ट टैक्स के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है. बट ऑफकोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये है कॉन्सेप्ट वाइज वी आर कवरिंग एवरीथिंग. मतलब एरियर्स भी लूंगी, पीएफ का भी एक क्वेश्चन है वो भी लेने वाली हूँ, ग्रेचुटी पे लिया, इंडिविजुअली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पर. तो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़े क्वेश्चंस जो हमारे कम है तो वो हम कहाँ कॉम्पेंसेट करते हैं? टेस्ट के फॉर्म में मैं आपको दे दूंगी. चलेगा ना? सो डोंट ट्रीट इट लाइक अ टेस्ट ऑफ कोर्स, बट आप टेस्ट ट्रीट करते हो तो एक अच्छा होता है कि आप पढ़ लेते हो. पढ़ने के बाद फिर पढ़ाई आपकी अच्छे से हो जाती है. पीजीबीपी, सैलरी, मेन हेड्स है बेटा, डिडक्शंस. वैसे आई थिंक डीटी मैंने अब तक काफ़ी पोर्शन आपका अच्छा खासा कवर किया है. जो भी है तो है, दैट तो वी विल डू इट ओनली. डन है क्या ये? Yes, now let's do question number 1, leave encashment. So read leave encashment. Question बहुत ध्यान से पढ़ने का. That's another mistake that students do. Read the question very very carefully. Question ध्यान से पढ़ो. चलो अभी डन? पहले किसी को डाउट है क्या बेटा लाइव स्ट्रीमिंग में, किसी को भी पेंशन पे? नहीं?
करे लीव सैलरी। चलो पहले लीव सैलरी करने से पहले रिकैप करो। आज आपने क्या करना चाहिए, मैं 10 मिनट का बीच में आपको ब्रेक दूंगी, तो आई वांट यू टू राइट डाउन एक पेपर पे लीव सैलरी का फ्लो चार्ट, पेंशन का फ्लो चार्ट, ग्रेचुइटी का मैं बोल के आपको जाऊंगी। तो आपको मैं जब आऊंगी आपको नोटबुक में मुझे वो लिखा हुआ चाहिए, ठीक है ना। फिर से तो आप क्या रिवाइज करोगे, लीव सैलरी, ग्रेचुइटी, एचआरए लिखेंगे। अच्छा एचआरए पे अगर एक आध इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं हुआ है तो देखेंगे, या तो मैं टेस्ट के फॉर्म में कल आपको कुछ दे दूंगी, तो दैट आई विल गिव इट टू यू, ठीक है ना। यस तो अब हम करेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज बेस्ड ऑन लीव सैलरी। अब मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1st December 23 आफ्टर 20 years of service and received leave salary of 5 lakhs. Other details of his salary are अच्छा अपने को उसका क्या कंप्यूट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी। ए अज्यूमिंग ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड बी अज्यूमिंग ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फाइन। नाउ उसको लीव सैलरी मिला कितना, 5 लाख। अच्छा अगर मिस्टर गुप्ता रिटायरमेंट पे 5 लाख मिलते हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो लीव सैलरी का रिकैप करो। चलो लीव सैलरी, कैन आई गेट इट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, यस, देन इट विल बिकम फुल्ली टैक्सेबल। कैन आई गेट इट ऑन रिटायरमेंट, यस, बट इफ आई गेट इट ऑन रिटायरमेंट एंड आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन एग्जम्प्ट, एंड आई एम अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन वो एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। उसमें अमेंडमेंट हुआ है, वो जो स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख है वो क्या बन गया अभी 25 लाख। अंडरस्टूड? यस। सो फर्स्ट ए पार्ट, write down Mr. Gupta, government employee and receives, मैं क्या लिख रही हूँ आपको पता है, आई एम राइटिंग फैक्ट्स इन अ रियल। फर्स्ट टाइम तो जब आप टैक्स पढ़ते हो तब तो बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है क्या दिया है, तो हम फैक्ट्स पे बहुत फोकस करते हैं। एवरी क्वेश्चन यू शुड फर्स्ट राइट डाउन द फैक्ट्स, बी इट टैक्स, बी इट एनी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप सॉल्व करो तो आपने पहले फैक्ट्स, आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो आप उठा लो उसमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैक्ट्स क्या है, दिस इज द फैक्ट्स दैट मिस्टर गुप्ता is a government employee and he receives he receives leave salary of how much, 5 lakhs. He receives leave salary of 5 lakhs और ये कब आ रहा है 5 lakhs का, on retirement। तो ये कब मिल रहा है उसको, ऑन रिटायरमेंट। सो इज ही गेटिंग इट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, नो, ही इज गेटिंग इट ऑन रिटायरमेंट, एंड इफ यू गेट इट ऑन रिटायरमेंट इट बिकम्स exempt. So here we will say therefore 5 lakhs is exempt from tax. क्यों, किसके लिए एग्जाम्पशन है आपको पता है, ये कौन है वो, पहले तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर उसको कब मिल रहा है, ऑन रिटायरमेंट, देन इट इज एग्जाम्प्ट। तो 5 लाख क्या हो गया मिस्टर गुप्ता के लिए, एग्जाम्प्ट हो गया लीव सैलरी। हाँ, किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे आया सैलरी, बेसिक, कमीशन, इंसेंटिव, लीव सैलरी, इसका मतलब ही है यू गॉट दिस लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, देन दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। जैसे ग्रेचुइटी का एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ग्रेचुइटी मिला ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज टैक्सेबल। बी पार्ट, नाउ उसके फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ बी पार्ट, सेम, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, मिस्टर गुप्ता इज अ, हाँ लिखो, इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मिस्टर गुप्ता कौन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एंड he receives what, leave salary of 5 lakhs on retirement। तो ये नॉन गवर्नमेंट है, तो एग्जाम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यू विल ऑलवेज गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स, कंप्लीट योर आंसर, डोंट लीव इट इनकम्प्लीट। Exemption is least of the following. 1. Leave salary received. How much is the leave salary received? 5 lakhs. Leave salary received 5 lakhs. Second, 10 months multiplied by average salary. Now we'll of course find out average salary. Let's find out average salary. What is the formula for average salary?
salary for 10 months. Always. Is average salary in income tax always taken as 10 months average? Yes. Salary for 10 months divided by 10. इस salary के counting में क्या क्या count करेंगे? Same like the HRA. Basic plus DA, DA if forming a part of salary plus commission if given as a percentage of turnover. बरोबर है का? Yes. अब देखो सैलरी के लिए क्या दिया है, उसका बेसिक सैलरी, ओ यहाँ देखो आ गया इंक्रीमेंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे अभी, बहुत ध्यान से सुनेंगे. हिज सैलरी इज 5,000, ये अब भी 5,000 है उसकी एट प्रेजेंट. 1,000 वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April. नाउ पहले तो मुझे अभी सैलरी फॉर 10 मंथ्स निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट सैलरी फॉर 10 मंथ्स. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट सैलरी फॉर 10 मंथ्स. वो अभी मेरा अगला काम है. उसमें पहला है बेसिक सैलरी. ठीक है, पहला पार्ट मुझे क्या करना है बेटा, बेसिक सैलरी. अब उसमें क्या होता है, दिस बेसिक सैलरी में क्या बोला है, 5,000 पर मंथ. 1,000 वॉज इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम April 23. April 23 से 5,000, मतलब April 23 के पहले 4,000 था. 5,000 अब भी है, और इस 5,000 इंक्रीज होके अभी 5,000 मिल रहा है, और April 23 के पहले कितना मिल रहा था, 4,000. अब एक मिनट, अब वो मतलब कब है ये, आप रिटायर हो रहे दिसंबर. व्हेन आर यू रिटायरिंग, दिसंबर. नाउ यू रिटायरिंग ऑन 1st December. तो दिसंबर से उल्टा जाते हैं. देखो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, दिसंबर में आप क्या हो रहे हैं, रिटायर. अब उसके उल्टा जाना है अपने को, 10 मंथ्स उल्टा जाना है. नवंबर टू अप्रैल, 1 अप्रैल से इंक्रीज हुआ, अप्रैल टू नवंबर में ये जो पीरियड है, ये कितने मंथ्स का पीरियड है, 8 मंथ्स. 8 मंथ्स के लिए योर सैलरी इज गोइंग टू बी 5,000. और अप्रैल के पहले योर सैलरी वॉज 4,000. आई नीड उसके पहले के 2 महीने ही चाहिए. क्यों, मुझे 10 महीने का इंटरेस्ट है. आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली 10 मंथ्स बॉस. तो 8 मंथ्स मुझे पता है तुम्हारा सैलरी अप्रैल में इंक्रीज हुआ था. अप्रैल में 1,000 इंक्रीज होने के बाद हिज सैलरी इज 5,000 का मतलब है आज उसकी सैलरी 5,000 है, और इस 5,000 में 1,000 इंक्रीज हुआ था अप्रैल में, माने अप्रैल के पहले उसकी सैलरी है 4,000. ध्यान में आ रहा है क्या सबको? यस. तो यहाँ पे 8 मंथ्स इंटू 5,000 प्लस 2 मंथ्स इंटू 4,000, तो ये होगा आपका बेसिक फॉर 10 मंथ्स. तो ये कितना आ रहा है, 48,000. परफेक्ट है क्या? अब दूसरा, उसका डीए में से हाउ मच इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी. सो डीए 60% ऑफ 3,000 एंड इनटू 10 मंथ्स. एंड डीए के बाद कमीशन, अच्छा पर मंथ बोला है, हम नहीं लेंगे यहाँ पे, कमीशन में डैश कर दूंगी. अच्छा अगर यहाँ बोला था कमीशन इज 500 पर मंथ, इट इज लिंक टू टर्नओवर, फिर हम लेते, तो ये कमीशन में कर दूंगी डैश, तो वो नहीं आएगा. तो आपकी सैलरी फॉर 10 मंथ्स 66,000. therefore एवरेज सैलरी 6,600. एवरेज इज कमिंग टू 6,600. सैलरी फॉर 10 मंथ्स निकाला, बेसिक निकाला, डीए लिया, कमीशन इसलिए नहीं लिया बिकॉज इट इज गिवन एज अ फिक्स्ड अमाउंट. इट इज नॉट लिंक टू द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. इट इज नॉट लिंक टू परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. ध्यान में आ रहा है क्या सबके? पक्का? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट? श्योर है क्या? उसके आगे देखेंगे, ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 10 मंथ्स इंटू 6,600 इज इक्वल टू 66,000. क्या ना मैम, पहले 10 से डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वैसा ही है अभी, वैसा ही है. 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी. हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Anybody having any problem? No. अभी थर्ड अमाउंट इज फिक्स 25 lakhs. अभी ये इंक्रीज हो गया है, पहले कितना था 3 lakhs, अब ये कितना हो गया 25 lakhs. सो दिस इज 25 lakhs. बरोबर है का? फोर्थ अमाउंट इज लीव एट क्रेडिट. अगर ये डेज में है तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करो,
डिवाइडेड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी, इंटू क्या होगा, एवरेज सैलरी। सही है क्या? अभी ओके है? अब लीव एट क्रेडिट, इधर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में लीव एट क्रेडिट के लिए क्या दिया है, लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस 480, ही वॉज एंटाइटल्ड टू 30। अवेल्ड मतलब लेना, अवेल्ड का मतलब क्या होना है, छुट्टी लेना। यहां देखो आपको ध्यान में समझ में आना चाहिए, लीव अलाउड, हाउ मच इज द लीव अलाउड, नाउ 2 minutes you stop writing, you focus, how much is the leave allowed, focus on that, 30 days। ऐसे उसने कितने साल काम किया है, 20 years, एंड अगर कुछ मंथ्स भी होते तो यहां बोला गया है आपको कंप्लीटेड ईयर्स लेना है। क्या लेना है आपको, कंप्लीटेड ईयर्स, यू आर सपोज टू टेक कंप्लीटेड ईयर्स। सो ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीटेड ईयर्स दिया है बेटा, ऑलरेडी वो लीव एनकैशमेंट, सैलरी, वो ग्रेचुटी, पेंशन, वो लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो क्वेश्चन जनरली दे गिव यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस। नाउ हियर लीव अलाउड इज 30 days इन अ ईयर। ऐसे आपने कितने साल काम किया, 20 years, तो ये लीव अलाउड हो जाएगी 600 days। एवरीबडी फोकस। उसमें से लेस लीव अवेल्ड, लीव अवेल्ड का मतलब होता है लीव टेकन, तो हाउ मच इज द लीव अवेल्ड बाय यू, 480 days। तो हाउ मच इज द लीव, बचा हुआ लीव कितना है, 120। दिस इज लीव एट क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा लीव, बची हुई छुट्टी जो आपकी है, आपको अलाउड था 600 days की छुट्टी लेना, आपने 480 days के लिए 20 सालों में 20 years में you were allowed 600 days of leave, you have taken 480, you still have balance of 120, they will encash it and give it to you. So that 120 days, अब this is in days, I will divide it in months into average salary 6,600. So ये हो गया 4 महीना into 6,600 which is 26,400. Then you have to take least of the following, that will be exempt and remaining will be fully taxable. Chalo, note this down now. 4th point, note down. Finish writing. Done है? Yes. So what is the least of the following? Let's write down. Exempt वाला amount. Exempt amount क्या होगा? सबसे कम amount क्या है? 26,400. Therefore taxable. आपको मिला कितना? Taxable leave salary is equal to 5 lakhs minus 26,400. So which is 4,73,700. 600, yes, 600, sorry. So 473,600. Are we okay with this? चेक करो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का नहीं है? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को यहाँ पे? नो प्रॉब्लम. Okay, so leave salary part is done. Now let me teach you arrears. Relief सिखाती हूँ अभी. ठीक है, ये हो गया क्या सबका? पक्का?
इथला लाईट ऑन कर ना, इथे मला असं डार्क वाटतं. इथला हा हेमंत निकाल केला होता ना. चलो अब मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ क्या. आई टीच यू व्हाट, रिलीफ नाउ. ओके, फिर रिलीफ पे भी क्वेश्चन है. तो आई थिंक अच्छा है, आज अपना सैलरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. बिग चैप्टर विल गेट ओवर. Okay, now let us understand about relief and arrears. Now arrears of salary में क्या होता है, let's understand. arrears of salary में आपको कोई पुरानी सैलरी अभी मिलती है, बोनस हो सकता है, आपका कोई ओल्ड सैलरी है विच यू आर गेटिंग इट नाउ, आउटस्टैंडिंग ड्यूज होगा. बोनस जनरली ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि आपके कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, मैनेजमेंट ने बोला बोनस देना है कि नहीं हम डिसाइड करेंगे, फिर डिस्प्यूट होने के बाद फिर वो मान लेते हैं चलो दे देंगे, या इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी होता है जो बाद में डिसाइड होता है. तो आपको क्या मिलता है, ये एरियर्स मिलता है. दिस एक्चुअली सैलरी रिलेट्स टू सम अदर ईयर एंड इट इज रिसीव्ड नाउ. सो एरियर्स ऑफ सैलरी आइडियली आई टेल यू वन थिंग. नाउ लेट्स से एग्जांपल ऑफ दिस इज बोनस. ना ऐसा हो सकता है कि बोनस रिलेट्स टू पीवाई 1920 से, मान के चलो 1 लाख का बोनस है, बट इट इज रिसीव्ड इन पीवाई 23-24. तो अब क्या होता है प्रॉब्लम, एक्चुअली इफ आई गो बाय basis of charge of salary, which is due basis or receipt basis. What is it, due basis or receipt basis? So due basis और receipt basis के basis को apply करेंगे तो this salary should have been taxed on due or receipt whatever happens earlier. Ideally this bonus of 1 lakh should have been taxed in PY 1920. Correct na? What is the basis of charge? Section 15 which says due basis or receipt basis whichever is earlier. Due basis or receipt basis whichever is earlier. बरोबर है ना. तो ये बेसिस पे मैंने 1920 में टैक्स करना चाहिए था, बट 1920 में मेरा बहुत मन था नए नए एक्ट एकदम फॉलो करने का है. तो सीए ने बोला यार तुझे हर साल बोनस आता है, व्हाट अबाउट बोनस ऑफ 1920, इस साल क्यों नहीं आया. तो ऐसे नहीं 1920 का बोनस अब भी आना चाहिए, अभी टैक्स करना है, ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस विचएवर इज अर्लियर. ही सेज हाँ ना हर साल मिलता है, इस साल थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, मैनेजमेंट मना कर रही है, यूनियन मांग रहा है और उनका डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक. मेरी बहुत इच्छा है कि 1920 के बोनस को मैं 1920 में ही टैक्स करूं, पर मुझे अमाउंट ही नहीं पता, मिलेगा कि नहीं पता, और मिलेगा तो कितना मिलेगा वो भी नहीं पता, तो मैं टैक्स ही नहीं कर पाती हूँ. So practically sometimes, though there is due basis or receipt basis, whichever is earlier, I am not able to apply it. Then what do? I tax it in the year of receipt. Government बोलते हैं एक बार तो टैक्स करो, हाँ या नहीं. तो गवर्नमेंट बोलते हैं एक बार तो टैक्स करो. तो आप इसको कौन से ईयर में टैक्स करते हो, इन द ईयर ऑफ रिसीट. सो यू गो टू टैक्स इट इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड दैट इज PY 23-24 में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इसको टैक्स करने की कोशिश करते. मोमेंट है टैक्स इन 23-24 असेसी को बहुत ज्यादा टैक्स आ रहा है, उस साल उसका बहुत सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, कैपिटल गेन्स भी आ गया, कुछ और भी टैक्सेस, जो भी रीजन है दैट वी आर नॉट गोइंग इनटू इट. असेसी को लगता है क्या यार ये बोनस अगर तुम 1920 में ही दे देते तो मैं उसी साल टैक्स करता तो मेरा टैक्स बच जाता. आज उस 1 लाख पे मुझे ज्यादा टैक्स आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोलते ठीक है यार तू रो मत, हम तेरे को क्या देंगे, रिलीफ. विल गिव यू अ रिलीफ. प्लीज अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ 3 words. Exempt income is never added in GTI. Agri income is exempt. Do we add it in GTI? No. Deductions are always deducted from GTI. हर चीज की एक जगह होती है, मैं मेरे रेगुलर क्लास में पहले से उनको बताना पड़ता है. जैसे घर पे फ्रिज कैन नॉट बी केप्ट in the bedroom, or you cannot have oven or mixer in a hall. हर चीज की जगह होती है. वैसे ही जब रिलीफ शब्द बोलते हैं ये हमेशा टैक्स से माइनस होता है. रिलीफ वर्ड इज ऑलवेज फॉर डिडक्टिंग फ्रॉम, जैसे मार्जिनल रिलीफ कहां से लेस होता है, टैक्स से.
मैंने मार्जिनल रिलीफ आपके साथ कर दिया है ना फर्स्ट लेक्चर में. हाँ, बैक का कैलकुलेशन थोड़ा सा बचा है, स्पेशल रेट्स बचे हैं, दैट आई विल सम अप ऑफ कोर्स. बट यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड कि हर चीज की जगह होती है. तो ये रिलीफ जो होता है वो टैक्स में से माइनस होता है, डिडक्शन जो है वो जीटीआई से माइनस होता है, एग्जम्प्ट इनकम है वो कभी ऐड ही नहीं होता है. ठीक है. अब इसको क्या हो रहा है, दिस इज रिसीव्ड इन, एक सेकंड. हाँ, okay, so bonus relates to 1921 lakh but it is received in PY 23-24. बराबर है कि नहीं. तो once it is received when in PY 23-24, तो कब मिल रहा है ये आपको, मिल रहा है 23-24 में. आप उसी साल में टैक्स करो कि गवर्नमेंट बोलती है यार रिलीफ ले ले. तो रिलीफ कब देगी गवर्नमेंट, इफ नाउ यू आर पेइंग मोर टैक्स एज कंपेयर टू 1920. नाउ यू आर पेइंग मोर टैक्स एज कंपेयर टू 1920. तो क्या करने का, यू शुड ऐड 1920 मेरे एग्जाम्पल में एंड PY 23-24. इसकी दो वर्किंग होगी, उस साल का इनकम प्लस एरियर्स, और एक वर्किंग उस साल का इनकम और एरियर्स ऐड नहीं करेंगे. यहां पे इस पे टैक्स आएगा, इस अमाउंट पे आप टैक्स निकालोगे. कौन सा टैक्स ज्यादा आएगा, एरियर्स के साथ. दिस टैक्स विल बी मोर. So this is tax 1 and let's say this is tax 2. What will be difference between tax 1 and tax 2? It will represent tax on arrears. कि ये ज्यादा टैक्स क्यों आया, एरियर्स की वजह से. अरे इनकम टैक्स में एक प्रॉब्लम है ना बेटा, डू वी हैव वन रेट ऑफ टैक्स, वी हैव स्लैब्स ना. तो हाउ कैन आई, इफ आई टेल यू नहीं 1 लाख पे 1920 पे कितना टैक्स आता, आई कैन टेल यू लाइक दिस. देयर इज नो रेट ना, देयर इज नो रेट कि टैक्स का रेट 10% है, टैक्स का रेट 15% है. ऐसा थोड़ी अपने इधर, अपने को तो स्लैब्स पे डिपेंड करता है. तुम्हारा इनकम कम होगा तो इनकम माइट गेट टैक्स एट अ लेसर स्लैब, तुम्हारा इनकम ज्यादा है तो इट विल गेट टैक्स एट अ हायर स्लैब. तो ऐसा वर्किंग करना पड़ता है. तो 1920 में जाके दो वर्किंग करने का है. ये सब तामझाम काई को, so that we can calculate tax on arrears. कि यार अगर tax on arrears PY 1920 में टैक्स होते तो क्या सीन होता. बराबर है क्या. वैसे ही आई हैव टू डू द वर्किंग फॉर PY 23-24. अच्छा, हर साल यही है, ये मेरे जस्ट सैंपल है, एग्जाम्पल है. हमेशा एरियर्स में 2 साल होते हैं. वन, the arrears relates to which year, and दूसरा arrears is received in which year. Arrears relates to which year and arrear is received in which year. ये 2 साल इन्वॉल्व होते हैं हमेशा. तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही वर्किंग करना है. क्या वर्किंग करना है आपको, पहले 23-24 का इनकम लेना, उसमें एरियर्स ऐड करना है. एक वर्किंग आपको करना है विदाउट एरियर्स. दोनों पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है. कौन सा टैक्स ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये वाला. तो लेट्स से दिस इज टैक्स 3, दिस इज टैक्स 4. सो व्हाट विल यू डू, टैक्स 3 माइनस टैक्स 4. बेटा व्हाट विल दिस रिप्रेजेंट, यू विल गेट टैक्स ऑन एरियर्स. तो कितना टैक्स यू आर पेइंग ऑन एरियर्स इन PY 23-24. हाँ, अगर तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मतलब ये वाला टैक्स इज मोर then this tax, then you will get relief. इसको लर्न नहीं करके जाना है. कितना का स्टेप 1 स्टेप 2, वो क्या लर्निंग करने का है. एक को आप स्टेप 1 बोलो, एक को स्टेप 2 बोलो, किसी को भी कुछ भी नंबरिंग दो. अब मैंने एज अ स्टूडेंट जब से एरियर्स पढ़ा है, आज तक मैंने वो किताब खोल के वापस देखा नहीं है एरियर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. बिकॉज इट इज फिट, द लॉजिक इज फिट इन माई माइंड, इट इज वेरी लॉजिकल थिंग. यू डोंट हैव टू ओपन इट अगेन एंड अगेन. देन आ रहा है क्या ध्यान में आपको, पक्का ध्यान में आ रहा है. तो हम किसी को भी, आई कैन स्टार्ट विद एनी ईयर, आई कैन कॉल दिस एज स्टेप 1, आई कैन कॉल दिस एज स्टेप 2, देन आई कैन से दिस डिफरेंस इज स्टेप 3, देन आई कैन कॉल दिस एज स्टेप 4, आई कैन कॉल दिस एज स्टेप 5, then this difference I can call it as step 6, then I can say relief is equal to step 6 minus step 3. फिर एग्जाम में कंफ्यूजन, step 3 minus 6 है या 6 minus 3 है, रिलीफ है या नहीं. अरे लॉजिक से जाओ.
तुमको दर्द होगा तो रिलीफ मिलेगा, दर्द नहीं है तो कोई रिलीफ की दवा लेने की जरूरत नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस, यू वांट टू राइट दिस डाउन? You want to write this down or you don't want to write this down? Or it's okay if you don't write, whatever. You decide. Then I'll do the question on relief. Are we done? इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9. अभी 9 मेरा ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, पहला इजी वाला. एक आपको अगर मॉड्यूल से क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, जहाँ पे 3 साल का एरियर्स एक साथ मिला है. सो यू कैन प्रैक्टिस दैट ऑल्सो फॉर होमवर्क. सो यू कैन गो थ्रू इट्स इन द मॉड्यूल. सैलरी के मॉड्यूल में आपको एक ही वो एरियर्स का क्वेश्चन है, मिल जाएगा तुरंत. तो प्लीज यू कैन गो थ्रू दैट एंड देन यू हैव एनी डाउट और कैसे करना है एक बार मैं डिस्कस भी आपके साथ कर लूंगी. तो वो एरियर्स वाला क्वेश्चन आप मॉड्यूल से देख लेना, ठीक है. और अभी हम सॉल्व करते हैं मिस्टर सोनू वाला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ यहाँ पे 2 फैक्ट्स है. एरियर्स किस ईयर को रिलेट करता है? एरियर्स का अमाउंट कितना है पहले? एरियर्स का अमाउंट इज 1,24,000 एंड इट रिलेट्स टू PY 20. No. How can it relate to PY 23-24? It relates to PY 13-14 and it is received in 23-24 and it is received in PY 23-24. सही है क्या? अब कुछ भी आप कर सकते हो. पहले 23-24 का वर्किंग कर लो. एरियर्स का 23-24 का वर्किंग 2 स्टेप्स में आएगा. उस साल का इनकम प्लस एरियर्स, एक बार उस साल का इनकम विदाउट एरियर्स. लाइव स्ट्रीमिंग वाले तुमको समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन वाले सब बच्चे, PD GD, watch the lectures regularly. You have any query, we have formed a group for you guys, no? That is why you all are there in the taxation group, जहाँ पे आप क्वेरीज पूछ सकते हो, एक दूसरे को हेल्प करो. आपको किसी को कोई सोल्यूशन चाहिए, कुछ फाइल नहीं मिली, जनरली ऑल द फाइल्स आर देयर इन द फाइल सेक्शन ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, किधर गए ये लोग? हाँ, यस मैम. चलो अब लिखो यहाँ पे हेडिंग दो PY 23-24 एंड मेक 2 कॉलम्स. वाई 2 कॉलम्स? विथ एरियर्स एंड वंस
without arrears. You can call anything as step 1 then as step 2. मैम जरूरी है पहले यही करूं? नहीं, you go with logic ना, you solve any step first. लिखो इनकम. अब पी वाई 23-24 का इनकम कितना है? 8,42,000. $842. एड एरियर्स. एरियर्स एक में ऐड करो, एक में ऐड नको. जीटीआई calculate the taxes. You already know the tax rates. क्यों नहीं, हिज अदर इनकम फॉर दैट ईयर इज 842 कंप्यूटेड दिया ना, एक बार ही होगा ना, दो बार थोड़ी होगा. एरियर्स ये 842 में अदर इनकम मतलब सैलरी तो होगा ना उसको. अदर इनकम, एक सेकेंड, आई जस्ट गॉट अ कॉल. बोलो कितना आ रहा है? एंड इधर 80,000. सेस ऐड करो. 4228. बिफोर राउंडिंग ऑफ आप बोल सकते हो टैक्स ऑन एरियर्स 1,09,928 माइनस 84,136. 25,792. करेक्ट है. डू द सेम नाउ फॉर पीवाई. कौन सा पीवाई? हाँ, 13-14 का टैक्स रेट दिए आपको, आपको वो हिसाब से निकालना पड़ेगा. 13-14 में सेस का रेट 3% था, जो चेंज है वहां पे दिया है आपको. सो आपको 2 कॉलम करने हैं. ये आपका हो सकता है स्टेप 3 बोल सकते हो बेटा आप इसको. व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. स्टेप 3 मतलब एरियर्स को इस साल में टैक्स करने की वजह से यू आर पेइंग 25,792 का टैक्स मोर. अगर इसको 13-14 में टैक्स करते तो 13-14 का इनकम कितना है? असेस्ड इनकम का मतलब उस साल का रिटर्न फाइल हो चुका है. सो दिस इज स्टेप 4 एंड स्टेप 5. इनकम, असेस्ड इनकम इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि आपने ऑलरेडी रिटर्न भर दिया है. फिर होगा ऐड एरियर्स. कितना है? इसको डायरेक्टली इनकम ही बोलेंगे एनटीआई, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न गया है, डिडक्शंस इसमें सब कुछ माइनस हो चुका है. Please don't make a mistake here. Calculate tax using the slabs of PY 13-14, which is 0 to 160, 160 to 5, 5 lakhs to 8 lakhs, and above 8 lakhs. Please don't make a mistake. Use these slabs. PY 12-13 का जो टैक्स है वो, सॉरी 13-14 का जो टैक्स है वो 13-14 के हिसाब से निकलेगा ना. आले आले प्रसाद येते थांब, क्वेश्चन कंप्लीट करून आले थांब. ये कितना आ रहा है?
0 to 160 nothing, 160 to 5 lakhs the tax rate is 10%. आपको लर्न करके नहीं जाना है, आपको जिस साल का एरियर्स दिया जाएगा उस साल के टैक्स रेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. झेपता है क्या आपको? 5,12,600 पे कितना आने वाला है? 36,520. चेक करो, चेक करो. सिंपल स्लैब्स है, सिंपल टैक्स कैलकुलेशन है, गड़बड़ नहीं करने का. आ रहा है कि मैं दिखाऊं आपको? 0 to 160, 0, 160 से 5 लाख की जंप. कितना इनकम है 160 और 5 लाख के बीच में? 3,40,000. 340 पे 10% मतलब 34. 5 और 8 लाख के बीच में जो भी कमाई है वो 20% पे आएगी. सेस कैलकुलेट करो. 3% नहीं है, 1840. और यहां 63,160. So step 6, 25,544. कितना ही रिलीफ है, देखो कुछ हंड्रेड्स का ही मिलेगा. आप तभी टैक्स कितना दोगे? थोड़ा सा ही ज्यादा, 25,792 minus 25,544. So it is 240. So you will get a relief of 248. बाद में करते बेटा राउंडिंग ऑफ, किधर भी नहीं करते अभी राउंडिंग ऑफ. दिस इज नॉट द टैक्स दैट यू पेइंग. रिलीफ करने के बाद फाइनली वो जब टैक्स लायबिलिटी आता है तब राउंड ऑफ करना. ये टैक्स पेएबल थोड़ी है. जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तब राउंड ऑफ करेंगे, तब तक राउंड ऑफ नहीं करेंगे. ओके ना? विच इज ऑल राइट. 248. आर यू गेटिंग दिस? बराबर है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ए बोलो ना, पक्का. सो विल जस्ट टेक अ 10 minutes ब्रेक हियर. बट ब्रेक में आप क्या करोगे? मैं रिकॉर्डिंग भी पॉज करूंगी. यू विल राइट डाउन HRA एग्जम्पशन. यू विल राइट मेक फ्लो चार्ट फॉर ग्रेचुटी, फ्लो चार्ट फॉर लीव सैलरी. आप मुझे बनाओगे लिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेस. ये लिख के लो या फोटो ले लो क्योंकि स्क्रीन 2 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेस. इसकी आप लोग अभी बैठ के क्या करोगे? मुझे 10 मिनट लगेंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे. सो विल जस्ट टेक अ ब्रेक ओवर हियर एंड आई विल कंटिन्यू. थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट कराऊंगी, उसके बाद जो भी बचा है खाद वो क्वेश्चन सॉल्विंग में टेक टाइम. वो आज नहीं किया तो वो अगले क्लास में करूंगी, उतना ही पार्ट बचेगा. बट मंडे से आई विल स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर. 1 मिनट आती है ना सागर. तो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट कमिंग. स्ट्रीमिंग बंद नहीं करेंगे, मैं जस्ट रिकॉर्डिंग पॉज करूंगी, ठीक है ना? ओके. सो 10 minutes का ब्रेक लेंगे. ऐक ना सागर, फक्त रेकॉर्डिंग पॉज कर, स्ट्रीमिंग ऑन राहू देत. हाँ बघ ब्रेक लाव. इथे पॉज नाही आहे का? ओबीएस वरच आहे ना आपण का नाही? ओबीएस ला होतं का पॉज? बरं ठीक आहे, कर मग पॉज. हे कर, ब्रेक लाव, ब्रेक लाव. येस यू कॅन.